हेलो स्टूडेंट्स, अभी आपके सेकंड पेपर का पहला पार्ट चल रहा है जिसका नाम है सामाजिक मानव शास्त्र की परिभाषा, प्रकृति एवं क्षेत्र। आज इस लेक्चर में अपन इसी पार्ट के दो बिंदुओं के बारे में अध्ययन करेंगे, जिसमें से पहला है सामाजिक मानव शास्त्र के उद्देश्य और दूसरा है सामाजिक मानव शास्त्र की प्रकृति। तो चलिए शुरुआत करते हैं सामाजिक मानव शास्त्र के उद्देश्य से। किसी भी विज्ञान का उद्देश्य वास्तविक जगत के किसी विशिष्ट भाग का अध्ययन करना, तथ्यों को एकत्रित करना, उनसे संबंधित सिद्धांतों का निर्माण करना और प्राप्त ज्ञान का मानव के कल्याण में प्रयोग करना होता है। प्रसिद्ध विद्वान रॉल्फ ब्रीडिंगटन ने मानव शास्त्र के दो प्रमुख उद्देश्य बताए हैं। पहला जो उन्होंने बताया वो है सामाजिक मानव शास्त्र का प्रथम उद्देश्य मानव प्रकृति के संबंध में यथार्थ ज्ञान प्राप्त करना है। मानव प्रकृति के संबंध में अनेक भ्रामक धारणाएं पाई जाती है। उदाहरण के रूप में एक तरफ यह भी कहा जाता है कि मानव स्वाभाविक रूप से साम्यवादी, परोपकारी तथा शांतिप्रिय है। दूसरी ओर यह भी कहा जाता है कि मानव अनिवार्यतः व्यक्तिवादी एवं आक्रामक होता है, धार्मिक होता है, यह किसी धर्म तथा नैतिकता, आर्थिक परिवर्तन की ही सहायक उपज है, इसके अतिरिक्त कुछ नहीं है। अपने अपने पक्ष को सिद्ध करने के लिए मानव शास्त्रियों के द्वारा आदिम समाजों के कुछ अस्पष्ट और अप्रमाणित उदाहरण प्रस्तुत कर दिए जाते हैं। सामाजिक मानव शास्त्र का उद्देश्य वास्तव में आनुभविक अध्ययनों के द्वारा मानव प्रकृति का सही चित्रण करना है, वैज्ञानिक प्रमाण प्रस्तुत करना है। मानव प्रकृति को समझने के लिए यह पता लगाना जरूरी है कि हमारे से भिन्न पर्यावरण में मनुष्य कैसे रहते हैं, कैसे व्यवहार करते हैं और जीवन को किस रूप में देखते हैं। आदिम समाजों के लोगों को भी हम लोगों के समान ही अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ा है, जिनको वे विभिन्न तरीकों से हल करते रहे हैं। उनके द्वारा जीवन की विभिन्न समस्याओं को सुलझाने के प्रयत्न में प्राप्त सफलता अथवा असफलता सभ्य समाजों के लोगों को भी अपनी समस्याओं को सुलझाने एवं सामाजिक पुनर्निर्माण के कार्य में सहायता प्रदान करती है। क्या सहायता प्रदान करती है? आदिम समाज के लोगों के द्वारा जो प्रयत्न किए जाते हैं ना, वे। दूसरा उद्देश्य क्या है सामाजिक मानव शास्त्र का? वो है सांस्कृतिक संपर्क के परिणामों का अध्ययन करना। यहाँ सामाजिक मानव शास्त्र का उद्देश्य आधुनिक सभ्य समाजों के संपर्क के परिणाम स्वरूप आदिम समाजों पर पड़ने वाले प्रभावों का पता लगाना है। यानी कि जब कोई सभ्य समाज के लोग आदिम समाजों के संपर्क में आते हैं तो उन पर क्या क्या प्रभाव पड़ता है। सभ्य कहलाने वाले आधुनिक लोगों के संपर्क के कारण आदिम लोगों के जीवन में अनेक आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक समस्याएं पैदा हो जाती है। इस प्रकार के संपर्क से अनेक आदिम लोगों को काफ़ी कष्ट उठाना पड़ा है। उदाहरण के लिए ब्रिटिश प्रशासकों के संपर्क के कारण नीलगिरी की पहाड़ियाँ दक्षिण भारत में तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक राज्य की सीमाओं पर पाई जाती है और उन पहाड़ियों में टोडा जनजाति निवास करती है। तो उन ब्रिटिश प्रशासकों के संपर्क के कारण इन टोडा लोगों में अनेक यौन रोग फैल गए, जिनसे इनकी जनसंख्या काफ़ी घट गई और यह जनजाति लुप्तप्राय होने लगी। सामाजिक मानव शास्त्र का उद्देश्य सांस्कृतिक संपर्क से उत्पन्न होने वाली समस्याओं का ठीक पता लगाना, उसके संबंध में सही ज्ञान का संग्रहण करना
एवं उनके वास्तविक कारणों की खोज करना है। इस प्रकार के अध्ययनों के आधार पर प्राप्त ज्ञान का उपयोग कर प्रशासक तथा नियोजक किसमें योगदान दे सकते हैं? जनजातीय कल्याण में विशेष योगदान दे सकते हैं। इन दोनों उद्देश्यों के अलावा कुछ समाजशास्त्री है जिन्होंने भी एक उद्देश्य बताया है, जिनमें मॉर्गन, स्पेंसर तथा दुर्किम हैं। उनके अनुसार सामाजिक मानवशास्त्र का प्रमुख उद्देश्य सामाजिक संरचनाओं का वर्गीकरण एवं प्रकार्यात्मक विश्लेषण करना है। फ्रांस में दुर्किम के अनुयायियों का भी यही मत पाया जाता है। इस प्रकार स्पष्ट होता है कि सामाजिक मानवशास्त्र आदिम समाजों का अध्ययन करके आधुनिक सभ्य समाजों को समझने का प्रयत्न करता है। सूक्ष्म अध्ययनों द्वारा मानव प्रकृति के संबंध में वास्तविकताओं का पता लगाता है, सांस्कृतिक संपर्क के परिणामों से हमें परिचित कराता है, ऐसे संपर्क से उत्पन्न समस्याओं को हल करने में मदद करता है, सामाजिक संरचनाओं, व्यवस्थाओं एवं संस्थाओं का तुलनात्मक अध्ययन करता है और मानव प्रकृति एवं मानव संबंधों के अंतर्निहित नियमों का पता लगाने में हमारी सहायता करता है। तो ये तो हो गए सामाजिक मानवशास्त्र के उद्देश्य। अब चलिए अगले बिंदु के बारे में जानते हैं। वो है सामाजिक मानवशास्त्र की प्रकृति। नेचर ऑफ सोशल एंथ्रोपोलॉजी। जैसे आपने पिछली कक्षा में समाजशास्त्र की प्रकृति के बारे में जाना ना, इसी तरह ये सामाजिक मानवशास्त्र की प्रकृति के बारे में आज आप अध्ययन करेंगे। मानवशास्त्र की प्रकृति के संबंध में पिछले अध्याय में विस्तार पूर्वक काफ़ी कुछ बताया जा चुका है, फिर भी चलो इस पर संक्षिप्त प्रकाश डालते हैं। कार्ल पियर्सन ने लिखा है, कार्ल पियर्सन का नाम आपने सुना होगा पिछली कक्षा में भी। उन्होंने बताया है, जैसे कि आप जानते ही हो, सभी विज्ञानों की एकता केवल उसकी पद्धति में है, न कि उसकी विषय सामग्री में। अध्ययन की पद्धति के आधार पर यह निश्चित होता है कि कोई ज्ञान विज्ञान है अथवा कला है। जो ज्ञान वैज्ञानिक पद्धति से प्राप्त किया जाता है उसे विज्ञान कहा जाता है। सामाजिक मानवशास्त्र में वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग किया जाता है, अतः यह एक विज्ञान है अथवा कला विज्ञान है। क्यों? क्योंकि इसमें वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग किया जाता है। सामाजिक मानवशास्त्र में जिन अध्ययन प्रणालियों का प्रयोग किया जाता है वे वैज्ञानिक पद्धति पर ही आधारित होती है। और इसमें कौन सी पद्धति का प्रयोग किया जाता है? मुख्यतः सहभागिक अवलोकन पद्धति। कौन सी पद्धति? सहभागिक अवलोकन पद्धति। अनुसंधानकर्ता अध्ययन किए जाने वाले लोगों के बीच 1 या 2 वर्ष या इससे भी अधिक समय तक रहता है, उनके विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लेता है, उनका सूक्ष्म अवलोकन करता है तथा उनकी सामाजिक संरचना को समझने का प्रयत्न करता है। अवलोकनकर्ता यह सब कार्य कर्म वैश्विकता के साथ करता है, अर्थात पक्षपात रहित निष्पक्ष रूप से करता है। इस दौरान वह अपनी व्यक्तिगत इच्छाओं, आकांक्षाओं एवं विचारों को अध्ययन में सम्मिलित नहीं होने देता। सहभागिक अवलोकन पद्धति के अंतर्गत ये यूँ कह लो, इसके अतिरिक्त अनुसंधान करता है ना, वो अनुसूची का, प्रश्नावली का, व्यक्तिगत जीवनियों का एवं सामुदायिक अध्ययन पद्धति को भी काम में लेता है।
सामाजिक मानव शास्त्र में क्या है का तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है। किसका? क्या है का। इसमें घटनाओं एवं प्रक्रियाओं के तुलनात्मक विश्लेषण पर विशेष जोर दिया जाता है। साथ ही अध्ययनों के आधार पर सामाजिक मानव शास्त्र में जिन सिद्धांतों का प्रतिपादन किया जाता है वे सार्वभौमिक प्रकृति के होते हैं, यानी कि वो पूरे संसार भर में लागू होते हैं। यदि परिस्थितियां अपरिवर्तित रहे तो यह सिद्धांत सही उतरते हैं। सामाजिक मानव शास्त्र में जिन सिद्धांतों का प्रतिपादन किया जाता है उनकी कभी भी किसी भी व्यक्ति के द्वारा जांच की जा सकती है, उनका परीक्षण और पुनः परीक्षण किया जा सकता है। सामाजिक मानव शास्त्र की विषय सामग्री की तथ्यों के आधार पर जांच की जा सकती है और उसकी सत्यता को प्रमाणित किया जा सकता है। सामाजिक मानव शास्त्र की वैज्ञानिक प्रकृति इस बात से भी स्पष्ट होती है कि इसमें कार्यकारण संबंधों को स्पष्ट किया जाता है। कैसे संबंधों? कार्यकारण संबंधों को, यानी कि ये जो कार्य हुआ है वो किसी न किसी कारण से हुआ है, तो उस कारण को भी जाना जाता है। यह बतलाने का प्रयत्न किया जाता है कि घटनाएं किस प्रकार घटित होती है और कैसे घटित होती है। सामाजिक मानव शास्त्र क्या है, कैसे है अथवा क्यों है का उत्तर देता है, न कि क्या होना चाहिए पर प्रकाश डालता है। इतना अवश्य है कि कार्यकारण संबंधों की विवेचना के आधार पर क्या है और कैसे है संबंधी अपने ज्ञान के आधार पर भविष्य के संबंध में कुछ बतलाने की, कुछ संकेत देने की क्षमता का विकास इसमें होता जा रहा है। सामाजिक मानव शास्त्र की वैज्ञानिक प्रकृति के संबंध में कुछ आपत्तियां उठाई जाती है। यह कहा जाता है कि सामाजिक मानव शास्त्र में कर्म वैश्विकता का अभाव पाया जाता है। कर्म वैश्विकता यानी कि निष्पक्षता का, तथा इसकी अपनी कोई प्रयोगशाला ही नहीं है। यह अपनी विषय सामग्री को मापने में असमर्थ है, यह भविष्यवाणी नहीं कर सकता तथा यह एक यथार्थ विज्ञान नहीं है, ऐसा कहा जाता है। इन आपत्तियों का कोई ठोस आधार नहीं है। वर्तमान में सामाजिक मानवशास्त्री निष्पक्षता को बनाए रखते हुए सूक्ष्म अवलोकन का आश्रय लेते हैं। किसका सहारा लेते हैं? सूक्ष्म अवलोकन का। अपने अध्ययन क्षेत्र एवं लोगों का निष्पक्षता के साथ गहन अध्ययन करते हैं। ये लोग समूह के दिन प्रतिदिन के जीवन में भाग लेते हैं, लोगों के व्यवहारों का अवलोकन करते हैं, उनसे प्रश्न पूछते हैं, उनकी बातचीत सुनते हैं और अपने सूचनादाताओं को पूरी तरह से समझने का प्रयत्न करते हैं। सामाजिक मानव शास्त्र की प्रयोगशाला संपूर्ण संसार ही है। उसे अपने अध्ययन के लिए किसी भवन के किसी कमरे में अपनी सामग्री को बंद करने की आवश्यकता नहीं है। वह स्वयं उस स्थान और लोगों के बीच पहुंच जाता है जिनका उसे अध्ययन करना होता है। किसी विषय के विज्ञान कहलाने के लिए यह आवश्यक नहीं कि उसमें मापने की क्षमता हो ही। सामाजिक मानव शास्त्री अपने गहन अध्ययनों के आधार पर मानव प्रकृति एवं मानव संबंधों के बारे में अनेक ऐसे नियमों का पता लगा पाए हैं जिनके आधार पर भविष्य के संबंध में विश्वसनीयता के साथ कुछ कहा जा सकता है। जैसे जैसे मानव व्यवहारों के संबंध में हमारा ज्ञान बढ़ता जाएगा, उसके साथ ही साथ भविष्यवाणी करने की हमारी क्षमता का भी विकास होता जाएगा। यह बात सही है कि सामाजिक विज्ञानों में भौतिक विज्ञानों की तुलना में कम यथार्थता पाई जाती है, लेकिन यथार्थ एक सापेक्ष शब्द है।
और यथार्थ और विज्ञान के बीच कोई प्रत्यक्ष संबंध नहीं पाया जाता। जैसे मौसम विज्ञान तथा गणित, ज्योतिष यथार्थ विज्ञान नहीं है, परंतु फिर भी उन्हें विज्ञान माना जाता है। ऐसी स्थिति में सामाजिक मानवशास्त्र को विज्ञान मानने में किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। अतः उपयुक्त विवेचन से स्पष्ट है कि सामाजिक मानवशास्त्र एक विज्ञान है और इसकी प्रकृति वैज्ञानिक है। धन्यवाद बच्चों।